हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर D7500 निकॉन का, D7200 या फिर निकॉन के जो कैमरे हैं उनके कैमरे की सेटिंग के बारे में बताइए। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। चूंकि मैं निकॉन यूज़र नहीं हूँ, मैं बेसिकली सोनी यूज़र हूँ और मेरे पास सारे कैमरे सोनी के हैं, तो मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर कैमरा नहीं था जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो समझा सकूं कि किस तरीके से कैमरे सेटिंग होती है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे भाई, ये आपको अपना परिचय देंगे। फणीश भाई, आप परिचय दीजिए हमारे दोस्तों को। जी, मेरा नाम फणीश लावत्र है और मैं एक सर के पास के सिटी से हूँ, गुरूर सिटी से। तो भाई साहब गुरूर से हैं और ये इनके पास एक कैमरा है जो लेके आए हैं। ये है निकॉन का D7200। भाई आप ये बताएं कि आप ये कैमरा कितने साल से यूज़ कर रहे हैं? सर मेरे 1 साल हुआ है। देखिए 1 साल से इनके पास कैमरा है, बट थोड़ा सा सेटिंग का प्रॉब्लम था। इनको तो मैंने सेटिंग समझा दिया है और इनकी जो प्रॉब्लम थी ये मैंने सॉल्व कर दी। आज आए हुए थे यहाँ पे, बट हम चाहते थे कि हमारे व्यूअर्स को भी ये सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको कैमरे सेटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि कैमरा सेटिंग क्या है, और इस कारण से वो अपने कैमरे को भरपूर तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज अगर आपको निकॉन के कैमरे की सेटिंग समझनी है, निकॉन के कैमरे को समझना है, तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। एंड आज मैं कोशिश करूंगा कि इसके सारे के सारे फंक्शंस को कवर कर दूं। तो हम बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर से हम बातें कर रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड चलिए इसके बाद हम पहले इसकी सेटिंग देखते हैं और उसके बाद सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपका चैनल आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पास ये कैमरा है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो कैमरा है ये है निकॉन का D7200 और यहाँ पे इसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ बटन्स दिखाई दे रहे होंगे आई थिंक आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्ले का बटन है। अगर आपने कोई फ़ोटो क्लिक की है और इसे आप क्लिक करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, या फ़ोटो अगर सपोज़ मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, सपोज़ देखिए मैं यहाँ से अगर कोई फ़ोटो क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ तो ये प्ले बटन से मैं देख सकता हूँ। प्ले बटन से आपका फ़ोटो दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके ठीक नीचे में देखिए ये मेनू का बटन दिया हुआ है। मेनू के बटन में आप जाके सारी चीज़ों को मैनुअली सेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको मैनुअल सेटिंग्स भी बताऊंगा, बट उससे पहले आप यहाँ पे देखें, अगर आपको सिर्फ वाइट बैलेंस चेंज करना है तो उसके लिए आपको मेनू में घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाइट बैलेंस का बटन दिया हुआ है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ जो डिस्प्ले देता है यहाँ पर सिर्फ वाइट बैलेंस शो करेगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ से ये WB के बटन को प्रेस किया, अब मैं यहाँ से सिर्फ वाइट बैलेंस को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखिए ये इस तरीके से ये केल्विन मोड आ गया। यहाँ पे अलग अलग मोड्स जो हैं इस तरीके से आप ला सकते हैं। तो ये बटन सिर्फ वाइट बैलेंस के लिए है। ठीक उसी तरीके से ये क्वालिटी वाला बटन है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ इमेज क्वालिटी आ जाएगी, यानी इसके लिए आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से रॉ फॉर्मेट और इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ से लॉज हो गया, यहाँ से इमेज क्वालिटी है, फाइन, नॉर्मल, बेसिक, रॉ प्लस फाइन, ये सारा चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेटिंग की बात आपको बताते चलूँ तो इमेज साइज़ हमेशा आपको लार्ज रखना है और इमेज क्वालिटी हम जो यूज़ करते हैं वो है रॉ प्लस फाइन, तो आप ये रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो ISO यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और ठीक इसके ऊपर यहाँ पे ऑटो ISO का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ऑटो ISO यूज़ करना चाहें तो आप ऑटो ISO यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम 200 का ISO यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक आई बटन दिया हुआ है। आई बटन से आपने जो सेटिंग की है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये बेसिक से चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है यहाँ पर के 2-3 बटन से। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये एक बटन दिया हुआ है, डायल बटन है। यहाँ से अगर आप फोकस को इस तरफ करेंगे तो फोकस इधर होगा, या फिर फ़ोटो नेक्स्ट वेक्स्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए आपको ओके करना पड़ेगा, उसके लिए भी इस बटन का यूज़ होता है। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से इस लॉक को, यहाँ से अगर आपने कोई सेटिंग को इस तरीके से लॉक करना चाहें, जैसे अगर मैं यहाँ पे जो मेरा एपर्चर है, सपोज़ मैंने एपर्चर रख दिया 5.5 का, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एपर्चर रखा हुआ है। अब अगर मैं इसे लॉक कर देता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं एपर्चर डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसे लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइव व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप
फ़ोटो को लाइव व्यू के थ्रू खींचना चाहें तो फ़ोटो यहाँ पे आपको लाइव व्यू ऑन कर लेना है, और अगर आप वीडियो करना चाहते हैं तो इस लाइव व्यू वाले बटन को इस तरफ कर लेना है, तो आप इसी कैमरे से वीडियो भी कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा सेटिंग आपका हो गया, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन से आपको ये ग्रिड लाइन्स और इस तरीके से सपोज़ आप कोई किसी जगह शूट करने जा रहे हैं और आपकी बैलेंसिंग वगैरह अगर गड़बड़ है तो यहाँ से देख सकते हैं, ये इस तरीके से आप बैलेंसिंग वगैरह आपको ठीक करना है तो ये उसके लिए होता है। तो ये आप यहाँ से इन्फो वाले बटन से जाके ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए सेटिंग में चलते हैं। मैं आता हूँ मेन्यू में। मेन्यू में सबसे पहले आता है प्लेबैक मेन्यू। प्लेबैक मेन्यू यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि आपको ये सारी चीज़ें देखने से रिलेटेड ही होंगी, यानी डिस्प्ले से रिलेटेड ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर मेन्यू में नाम ही वही लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको प्लेबैक करना है, प्लेबैक फोल्डर में अगर आप ऑल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी मेमोरी कार्ड्स आप डालेंगे सारे मेमोरी कार्ड्स का डाटा यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप इसमें यहाँ पे सिर्फ D7200 यूज़ करते हैं तो आपने जो D7200 में फ़ोटो क्लिक किए होंगे, यानी कि इस कैमरे में सिर्फ वही दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हाइड इमेज, अगर आपको किसी इमेज को हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। प्ले डिस्प्ले ऑप्शन, प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको ऑफ रखते हैं। बेसिकली हम जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमको ये फोकस पॉइंट को ऑन रखना चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको ऑन करने के लिए देखिए मैं इस वाले डायल को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ ऑन हो जाएगा। जैसे मुझे RGB हिस्टोग्राम ऑन करना है या सपोज़ हाईलाइट ऑन करना है तो मैं हाईलाइट ऑन कर देता हूँ। इसके अलावा शूटिंग डाटा देखना है मेरे को, क्या शटर स्पीड का अपर्चर है वो मुझे डिस्प्ले में ही दिख जाए, इसके लिए भी मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ से ओके बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये डेटा मेरा ओके हो जाएगा। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप जब फ़ोटो क्लिक करेंगे तो और कोई चीज़ हाईलाइट होगी तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। कॉपी इमेज का ऑप्शन हम यहाँ पे फिलहाल नहीं छेड़ते हैं। इमेज रिव्यू ऑन रखना चाहिए, जब भी आप फ़ोटो क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे इमेज दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है सर हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इमेज दिखाई नहीं देता। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा इस तरीके से और अगर मैं यहाँ से फ़ोटो क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड में यहाँ से अगर मैं इसके बाद यहाँ से फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो देखिए इमेज हमको दिखाई नहीं देता है। जबकि अगर मैं मेनू में जाके इस इमेज रिव्यू को ऑन कर देता हूँ और अब अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा तो कुछ सेकंड के लिए ऑटोमेटिकली ये फ़ोटो दिखाई देती है। अब जो भी मैंने यहाँ पे शूटिंग डेटा सेट किया था, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस पॉइंट मैंने वहाँ पे रखा था तो ये ऑटोमेटिक यहाँ फोकस ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारा डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये बेनिफिट है आपको अगर आप यहाँ पे प्लेबैक डेटा वगैरह ऑन रखते हैं तो। इसके अलावा रोटेट ऑल आपको ऑन रखना चाहिए, क्योंकि आप फ़ोटो क्लिक करते हैं वो हमेशा आपको सीधी मिलती है। तो अगर आप एल्बम डिज़ाइनिंग या कोई भी चीज़ करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं नीचे आता हूँ स्लाइड शो और ये दो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं। अब हमारे सेकंड मेन्यू में, सेकंड मेन्यू फ़ोटो शूटिंग मेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी फ़ोटो शूटिंग से रिलेटेड जो भी डाटा होगा, जो भी सेटिंग होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इस वाले ऑप्शन से आपको अंदर आ जाना है। अब रीसेट ऑप्शन है, यहाँ से स्टोरेज फोल्डर, आप स्टोरेज फोल्डर में अगर चाहें तो यहाँ पे नंबर और आपका नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइल नेमिंग DSC, जैसे यहाँ DSC से स्टार्ट होता है तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने नाम से भी फाइल नेमिंग को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जो भी नाम आपको देना है, सपोज़ इनका नाम फणीस है तो FN के नाम से दे सकते हैं, FNL दे सकते हैं, या जैसे मेरा नाम राजा अवस्थी तो मैं RAJA दे सकता हूँ। तो मेरी जो भी फाइल होगी वो राजा के नाम से होगी। तो इस तरीके से अगर आप ये फाइल नेमिंग अपने हिसाब से कर देंगे तो कभी आपका कैमरा गुम भी हो जाता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी सेटिंग आपने की थी, तो आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। रोल प्ले बाय कार्ड इन स्लॉट 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्लॉट का डिटेल दिया हुआ है, यानी कि इसमें 2 मेमोरी कार्ड लगता है। तो 2 मेमोरी कार्ड में आप ओवरफ्लो देना चाहते हैं, यानी कि ओवरफ्लो अगर आप रखेंगे तो जैसे आपका मेमोरी कार्ड भरेगा उसके बाद फिर आपका दूसरा मेमोरी कार्ड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप बैकअप देना चाहते हैं तो एक में आपका शूट होगा, एक में बैकअप होगा। और अगर आप एक में रॉ और एक में JPG शूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे तीसरे नंबर के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो को ही रहने देते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इमेज क्वालिटी आप देखें, इमेज क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इमेज क्वालिटी आपको इस तरीके से सेट कर लेना है, NEF रॉ प्लस JPG, ये ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस का प्रॉब्लम है तो फिर आप ओनली JPG फाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके बाद आता है इमेज साइज़। इमेज साइज़ हमेशा आपको लार्ज रखना है, यहाँ पे लार्ज रखें। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं इमेज एरिया, इमेज एरिया। अब यहाँ पे DX का ऑप्शन दिया हुआ है और 1.3x का भी ऑप्शन दिया हुआ है। DX के बदले आप इसको रखेंगे तो आपकी फ़ाइल साइज़ और छोटी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे DX ही रखना चाहिए।
अब यहाँ पे इसके अलावा JPG कंप्रेशन है, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। NEF रॉ रिकॉर्डिंग, वाइट बैलेंस है। वाइट बैलेंस अगर आप यहाँ देखें तो ढेर सारे वाइट बैलेंस है, आपको जिन भी वाइट बैलेंस का यूज़ करना है। बेसिकली हम स्टूडियो हो चाहे आउटडोर हो, यहाँ पे कलर टेम्परेचर मोड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5000 है। अगर आपको थोड़ा सा कूल टोन चाहिए तो इसको आप 4000 कर लें, और यहाँ से इस पे भी आप टिंट दे सकते हैं हल्का सा। अगर आपको ग्रीन टिंट देना है या फिर अगर आपको मैजेंटा टिंट देना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप वेडिंग में हैं तो मोस्टली वेडिंग में आप एक काम करें, इसको 4300 कर ले और उसके बाद यहाँ सेट करें तो आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। अब इसके अलावा यहाँ पे सेट पिक्चर कंट्रोल दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है, एंड स्टैंडर्ड, नेचुरल एंड न्यूट्रल, एंड उसके अलावा विविड है, मोनोक्रोम है, पोर्ट्रेट है। तो ज़्यादातर हम बेसिकली स्टैंडर्ड में क्लिक करते हैं अगर वेडिंग की हम बात करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है इसके अंदर। तो क्विक एडजस्टमेंट में ये जो शार्पनिंग है, आप देखिए ये जो शार्पनिंग है इसको आपको थोड़ा सा कम रखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम जितना भी शार्प रखेंगे तो क्या होता है, जितने भी पिंपल्स वगैरह हैं वो सारे बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसे मैं थोड़ा सा माइनस रखता हूँ। क्लैरिटी यहाँ पे प्लस में है, ये भी गड़बड़ है। क्लैरिटी आपको हमेशा कोशिश करें 1 पॉइंट माइनस में रखें तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपका लेंस बहुत शार्प है तो इसको आप 2 पॉइंट माइनस रखेंगे तो भी मज़ा आ सकता है आपको। क्यों रखेंगे, क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये डिपेंड करता है। अगर आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा रख सकते हैं। फिलहाल हम अपने बारे में अगर बताएं तो हम क्लैरिटी थोड़ा सा माइनस रखते हैं, जिससे इमेजेस काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देती हैं। कंट्रास्ट अगेन हम थोड़ा सा माइनस रखते हैं, एंड ब्राइटनेस वगैरह हम नहीं छेड़ते हैं। यहाँ पे सेचुरेशन भी हम नहीं छेड़ते हैं। तो ये हमारी बेसिक सी हो गई सेटिंग जो कि हम क्लिक करते हैं। अगर आपको इसमें शार्पनिंग थोड़ी कम दिखाई दे तो आप क्या करें, शार्पनिंग को इस तरीके से नॉर्मल रख सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि क्लैरिटी -1 पे रखें तो आपको फ़ोटो में ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखाई देगा और वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेज पिक्चर कंट्रोल है, आप अपनी सेटिंग को सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे sRGB और एडब RGB है, तो हम एडब RGB यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्टिव डी लाइट हमेशा हमको ऑफ रखना चाहिए। अगर बैक लाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब आप एक्टिव डी लाइट को ऑन रख सकते हैं। विग्नेटिंग हम यहाँ से ऑफ रखते हैं, क्योंकि विग्नेटिंग हम नहीं चाहते कि हमारी फ़ोटो में ऑलरेडी कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक पॉइंट आए, तो हम ये जो विग्नेटिंग है इसे हम ऑफ रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे तो ये ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल है। ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल को भी हम यहाँ से ऑन रखते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन को हम ऑन रखते हैं। अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर क्लिक करते हैं अगर कंटिन्यूस, तो आप इसको ऑफ रखें, क्योंकि आपको फिर ये सॉफ्टवेयर में करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ये ऑन भी रख सकते हैं। यहाँ पे हाई ISO नॉइस रिडक्शन जो है ये नॉर्मल है। अगर आप हाई ISO में क्लिक कर रहे हो, नॉइस रिडक्शन करना है आपको, तो हाई रख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा कैमरा टाइम लेता है, बट ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ISO सेंसिटिविटी, यहाँ से आप अगर अंदर आ जाएँ तो ISO सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं कि ISO सेंसिटिविटी में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ से आप ऑटो ISO भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो ISO यूज़ किस तरीके से करेंगे, जब आपको टेंशन रहता है तो आप ऑटो ISO यूज़ कर सकते हैं। अगर आप TTL फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हाई ISO यहाँ से आप सेट कर लें। ISO कमांड को आप इस तरीके से सेट कर लें, ऑटो ISO को ऑन कर लें। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सेंसिटिविटी दी हुई है। मैक्सिमम सेंसिटिविटी को आपको लगता है कि भाई हाँ, मैं अगर 2500 तक का ISO आराम से मैनेज कर सकता हूँ, उसके नॉइज़ को मैनेज कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ उतना रख लें और यहाँ से इस तरीके से सेटिंग कर लें। अदरवाइज़ आप यहाँ से ऑटो ISO के ऑप्शन को आप यहाँ से बंद करें और बंद करके क्लिक करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको यहाँ से ऑटो ISO यूज़ करना है तो यहाँ से आप इसको ऑन करें या ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अभी आपकी मर्ज़ी है ज़्यादातर कितना ISO में क्लिक करना चाहिए। अगर दिमाग में आपके एक क्वेश्चन है तो ये मान के चलिए 200 से 400 तक आप नॉर्मली यूज़ करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। मल्टीपल एक्सपोजर का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। कभी मौका मिला या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको मल्टीपल एक्सपोजर के ऊपर प्रॉपर कोई एपिसोड चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस मल्टीपल एक्सपोजर के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। फिलहाल मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। मल्टीपल एक्सपोजर में आप 2-3 फ़ोटो एक ही बार में ले सकते हैं, 2-3 फ़ोटो को मर्ज कर सकते हैं। इंटरवल टाइमर शूटिंग, ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेटिंग है ये आपके टाइम लैप्स से रिलेटेड है, तो टाइम लैप्स का ऑप्शन यहाँ पे अभी हम नहीं देख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए रीसेट फ़ोटो शूटिंग मेनू, आप यहाँ से फ़ोटो सेटिंग जो भी आपने की उसको रीसेट कर सकते हैं। स्टोरेज फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है, फाइल नेमिंग, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये था जी हमारा
फ़ोटो शूटिंग मेन्यू। अब हम यहाँ से बैक करते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए मूवी शूटिंग मेन्यू दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम ऊपर करें, यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग था और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, मूवी शूटिंग मेन्यू। तो मूवी शूटिंग मेन्यू का मतलब क्या है? मूवी सेटिंग मेन्यू का मतलब ही वही है कि इसमें मूवी से रिलेटेड सेटिंग होगी। तो यहाँ पर भी रीसेट मूवी सेटिंग कर सकते हैं, फाइल नेमिंग आप चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन आपको कौन सा कार्ड नंबर 1 में डालना है या फिर कार्ड नंबर 2 में डालना है, इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम साइज़ एंड फ्रेम रेट को सेट कर सकते हैं, आपको कितने FPS में शूट करना है। जैसा कि इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 25p दिया हुआ है, 30p दिया हुआ है, 60p दिया हुआ है। लेकिन अगर आप 7200D में शूटिंग कर रहे हैं वीडियो, तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें देखिए यहाँ पे 60p पे शूट नहीं कर पा रहा है ये, तो ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर 60p पे शूट हो पाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वेडिंग में हमको कई जगह स्लो मोशन वगैरह करना होता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। तो आप चाहे तो 25p पे भी शूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये फ्रेम पर सेकंड शूट सेटिंग होगी। मूवी क्वालिटी आपको हाई रखनी चाहिए, तो हाई क्वालिटी सेट है। यहाँ पे माइक्रोफोन सेंसिटिविटी ऑटो में है, ये भी ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है विंड है, आप यहाँ पे चाहें तो वोकल रेंज कर सकते हैं, तो ये वोकल रेंज को ज़्यादा रिस्पांस देगा और हवा को थोड़ा सा कम लेगा। तो यहाँ पे ये सेटिंग हो गई। विंड नॉइस रिडक्शन को आपको ऑन रखना चाहिए, ताकि हवा से रिलेटेड जो भी नॉइस आती है, अगर कुछ आजू बाजू की आवाज़ें आ रही तो वो आपको वहाँ से क्लियर कर सके। एंड ये हो गया। इसके बाद इमेज एरिया है, DX लेना है या फिर और छोटा क्रॉप लेना है तो आपको DX ही लेना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं वाइट बैलेंस की बात करूँ तो अगेन आप कलर टेम्परेचर वाइट बैलेंस का यूज़ करें, और कलर टेम्परेचर में आप जो भी चाहें वाइट बैलेंस यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम मोस्टली ज़्यादातर जो है कलर टेम्परेचर केल्विन मोड पे ही यूज़ करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे सेट पिक्चर कंट्रोल है। सेट पिक्चर कंट्रोल में अगेन आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो शूट करना है तो न्यूट्रल में जाएं। न्यूट्रल में जाने के बाद देखें शार्पनिंग थोड़ी सी और कम कर लें, और उसके बाद कंट्रास्ट थोड़ा और कम कर लें, और उसके बाद अगर मैं सैचुरेशन की बात कर रहा हूँ तो सैचुरेशन आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको पोस्ट प्रोडक्शन अच्छे से आता है तो आप सैचुरेशन को कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक बेसिक सी वीडियो सेटिंग है, जो आप करना चाहें तो कर लें। एंड उसके अलावा मैनेज पिक्चर कंट्रोल अगेन वही है, हाई। ये जो चीज़ें थी पिछले वाले में ही है। टाइम लैप्स फोटोग्राफी, अगर आपको टाइम लैप्स करना है तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ करके टाइम लैप्स शूट भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लैप्स से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा तो मुझे आप एक बार कमेंट करके बताएंगे, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर वे पे टाइम लैप्स समझा सकूँ। एंड यहाँ पे देखें ये सारी सेटिंग थी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कस्टम सेटिंग मेन्यू में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, अगर आपके पास निकॉन के कैमरे हैं तो, क्योंकि इसी में आपका ऑटो फोकस यहाँ से देखें आप ए में जो दिया हुआ है। कस्टम सेटिंग का मतलब ये है कि सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑटो फोकस है। तो जब अगर आप ऑटो फोकस के अंदर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन आपको ऑटो फोकस के दिखाई देंगे, एंड यहाँ से आप अपना पूरा ऑटो फोकस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बी वाले मॉड्यूल में जाएंगे, यानी मीटरिंग एक्सपोजर से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, आप मीटरिंग और एक्सपोजर के अंदर अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आईएसओ सेंसिटिविटी, एक्सपोजर वैल्यू, स्टॉप फॉर, मतलब ये आप चेंज कर सकते हैं कि आपका ईवी कितने में रखना है। ईवी मतलब आपका एक्सपोजर वैल्यू जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, क्या रेशियो रहेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइमर्स एंड ऑटो फोकस लॉक के बारे में, एई लॉक के बारे में आपको अगर सेटिंग छेड़नी है तो आप यहाँ जाके ये सारी सेटिंग्स के साथ आप वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये इतना लंबा मेन्यू है, इसको अगर मैं समझाने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में पर्टिकुलर एक टॉपिक को और अच्छे से कवर कर सकें। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे शूटिंग डिस्प्ले से रिलेटेड अगर कोई भी सेटिंग होगा तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्रैकेटिंग फ्लैश से रिलेटेड है, तो अगर आपको फ्लैश में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वाले मेन्यू में आप जाके आप फ्लैश की सिंक स्पीड वगैरह, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके फ्लैश में हाई सिंक नहीं होता है, तो यहाँ से जिनको भी हाई सिंक का प्रॉब्लम जाता है वो 1/250S के बदले यहाँ पे आप क्या कर दें, ये 250S ऑटो FP पे रख दें। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक सिंक करेगा जब आप गोडॉक्स वगैरह के फ्लैश लगाएंगे तब। फ्लैश का शटर स्पीड एंड सारा चीज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मॉडलिंग फ्लैश और ब्रैकेटिंग वगैरह जो भी है वो सब चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कंट्रोल्स में आप जो भी यहाँ पे अलग से असाइन करना चाहें, सपोज़ आपको ये वाले बटन पे कुछ चीज़ सेट करना है, आपको इस बटन पे कोई चीज़ सेट करना है, तो यहाँ पे आप उसको अपने जो बटन हैं उनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मूवी का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखें तो ये मूवी में आप जाके ये सारी चीज़ों को असाइन कर सकते हैं, यानी सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सेटिंग थी। इसके अलावा यहाँ पे अब सेटअप मेनू दिया हुआ है। अभी अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव यूज़र सेटिंग, आप अपनी सेटिंग को सेव कर सकते हैं, रीसेट यूज़र सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, मॉनिटर ब्राइटनेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप फोटो कर रहे हैं तो आप इसको -1 या -2 में रखें, अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो इसको +1 या +2 में रखें, तो आपको कभी भी एक्सपोजर से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब इसके अलावा मॉनिटर कलर बैलेंस जो है ये हम यहाँ से नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सही चीज़ है, तो इसको हम यहाँ से नहीं वो करते हैं। एंड क्लीन इमेज सेंसर, यहाँ से आप इमेज सेंसर क्लीन कर सकते हैं। इमेज डस्ट, ये भी ऑप्शन आप इमेज डस्ट ऑफ, ये सारा चीज़ ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो बाकी नीचे चलते हैं। फ्लिकर रिडक्शन हमने ऑटो रखा हुआ है। अगर हम फ्लिकर रिडक्शन को, फ्लिकर क्या होता है, फ्लिकर जब हम वीडियो शूट करते हैं तो देखना इस तरीके से आपके वीडियो में बैकग्राउंड में जो लाइट है वो फ्लिकर देती है, तो उसको आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। एंड इसको ऑटो रखना ही ज़्यादा बेटर है। टाइम जोन एंड डेट, आप टाइम जोन एंड डेट यहाँ सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज यहाँ सेट कर सकते हैं। ऑटो इमेज रोटेशन को हमने ऑन किया था, ये सारा चीज़ है। एंड इमेज कमेंट जो है उसको आप ऑफ है, उसको ऑन कर सकते हैं। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आप ऑन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। एंड ये यहाँ पे नॉन CPU लेंस एंड ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिया हुआ। अगर आपको वाईफाई से रिलेटेड या HDMI से रिलेटेड कोई सेटिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप वाईफाई सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से NFC सेटिंग कर सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं तो। अगर आपको फर्मवेयर अपडेट वगैरह करना है आपके कैमरे का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये सेटिंग थी और आई थिंक आपको ये सारी सेटिंग समझ में आई होगी। इसके अलावा ये जो मोड्स होते हैं, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे M, A, S और P ये 4 मोड दिए हुए हैं। M का मतलब होता है मैनुअल मोड, यानी कि इसमें आपको शटर स्पीड, ISO, अपर्चर सब चीज़ खुद से सेट करना है। इसके बाद होता है यहाँ पे A मोड। A का मतलब होता है अपर्चर प्रायोरिटी। अपर्चर प्रायोरिटी मोड में आपको सिर्फ अपर्चर को ध्यान देना है, बाकी जो शटर है उसको कैमरा अपने आप कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे है S मोड। S मोड में होता है शटर प्रायोरिटी, यहाँ पे आपको शटर स्पीड अपने हिसाब से रखनी है, बाकी कैमरा खुद से सेट करता है और ISO आपको मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे होता है P मोड, यानी कि प्रोग्राम मोड। अगर आप P मोड में अपने कैमरे को रखेंगे तो कैमरा शटर स्पीड और ISO खुद से सेट करेगा, बाकी कैमरा शटर स्पीड और अपर्चर खुद से सेट करेगा, बाकी ISO आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये यूज़र 1 यूज़र 2 ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आप यूज़र 1 में अपनी एक सेटिंग रख लें और यूज़र 2 में अपनी सेटिंग रख लें। सपोज़ आप U1 में आप फ़ोटो के लिए सेटिंग करके रख लें और U2 में आप वीडियो के लिए सेटिंग करके रख लें, या आप U1 में स्टूडियो की सेटिंग कर लें और U2 में आउटडोर की सेटिंग कर लें, ऐसा भी रख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि कैमरे से रिलेटेड हैं, बट हमने आज तक ये इफ़ेक्ट यूज़ किए नहीं है। अलग अलग सीन्स एंड मोड हैं। यहाँ पे ऑफ फ्लैश मोड है, यानी कि इसे अगर आप क्लिक कर लेंगे तो फ्लैश बिल्कुल भी फायर नहीं करेगा। एंड ये ऑटो मोड है। ऑटो मोड से आप सभी वाकिफ़ हैं, जो भी आदमी कैमरा पहली बार लेता है वो ऑटो मोड सबसे पहले जानता है। तो ये सारी सेटिंग्स है। यहाँ पे देखिए, इसे हम कहते हैं हमारा मीटरिंग मोड। तो ये मीटरिंग मोड अगर आपको यहाँ से चेंज करना चाहें तो मीटरिंग मोड आप यहाँ से देखें, इसको जैसे मैं दबा के यहाँ से ये थंब डायल को घुमाऊंगा तो ये मीटरिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप की मीटरिंग होती है, एक मैट्रिक्स, एक होता है स्पॉट, एक होता है सेंटर वेटेड मीटरिंग। कभी मौका मिला तो मैं इन तीनों मीटरिंग को बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड आई होप आपको इसकी बेसिक कैमरे की सेटिंग जो है समझ में आ गई होगी। तो फणीश भाई, आई थिंक आपको आज का ये वीडियो जो था, जो भी कैमरे की सेटिंग थी, आपको समझ में आई? यस सर, मेरे को समझ आ गया। ओके। तो दोस्तों, फणीश भाई को कैमरे की सेटिंग्स वगैरह समझ में आ गई है और आई होप आप भी अगर इस वीडियो को कंटिन्यू देखे होंगे तो आपको भी ये वीडियो में जो भी सेटिंग्स हमने बताई थी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यह रही बात मेरे फायदे की, तो भाई अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो school.raja-awasthi ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। इसके अलावा raja-awasthi007 ये भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, फटाफट उसको फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करने हैं, अगर आप वहाँ घर बैठ के डीप डिटेल में सारा कुछ सीखना चाहते हैं
तो school.rajawasti.com में जाएं, वहां पे हमारे ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। और आप अगर हमारे साथ 1 साल के लिए लाइव सेमिनार के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप हमारे 50 से भी ऊपर लाइव सेमिनार अटेंड करेंगे 1 साल तक, तो आपको वहां पे जरूर जाना चाहिए। और ऑनलाइन प्रीमियम मेंबरशिप का एक डिटेल है, उसे एक बार जाके चेक करना चाहिए, एक बार उसे चेक करें, जिसके साथ आप सारे कोर्स आपको फ्री होंगे, प्लस आप 50 वेबिनार्स हमारे अटेंड करेंगे जो कि लाइव होंगे। तो दोस्तों आई थिंक आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।